हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन को। एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे इज चैप्टर नंबर 14B, दैट इज ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। फ्रॉम दिस चैप्टर you may expect one descriptive question for 4 to 5 marks and 1 or 2 MCQs. MCQs may be asked individually or may be asked as a part of a case study. So, overall इस चैप्टर की वेटेज 5 to 9 मार्क्स तक की हो सकती है। 5 to 9 मार्क्स। एमसीक्यू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक 4 to 5 मार्क्स का जनरली एक्सपेक्टेड होता है। फर्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी एज एनबीएफसी। एक कंपनी को एज अ एनबीएफसी क्लासिफाई किया जाएगा इफ द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ दैट कंपनी इज फाइनेंशियल एक्टिविटी, एंड फॉर दैट पर्पस we need to check the 50-50 criteria. That is, क्या कंपनी के फाइनेंशियल असेट्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं मोर देन 50% ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ द कंपनी, एंड इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल असेट्स इंटेंजिबल असेट्स नीड टू बी एक्सक्लूडेड। क्राइटेरिया नंबर 2, क्या इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% of the gross income. If both these criteria got satisfied, then that company will be classified as the NBFC, and to commence the NBFC business, company require registration with the RBI. So, सबसे पहले we need to determine क्या एक कंपनी एज ए एनबीएफसी काम कर रही है। दो कंडीशंस चेक करेंगे, एक फाइनेंशियल असेट्स एंड सेकंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट्स। वंस अ कंपनी इज क्लासिफाइड एज द एनबीएफसी, देयर आफ्टर उसकी रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन की बात आती है। आरबीआई एक्ट कहता है कोई भी एनबीएफसी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती टू कैरी ऑन द एनबीएफसी एक्टिविटी अनलेस it obtain a certificate of registration issued by the RBI and it complies with the minimum net owned fund as specified by the RBI. तो अब क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, what is the minimum net owned fund as specified by RBI? So RBI ने अलग अलग NBFCs के लिए अलग अलग लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, for NBFC which are classified as investment and credit companies, microfinance institution and NBFC factor, the net owned fund requirement is 10 crore rupees. For NBFC that are classified as P2P, account aggregator, NBFC not availing public deposit and not having any customer interface, the NBFC requirement is 2 crore rupee. However, for NBFC which are engaged in providing funds for the infrastructure, that is NBFC infrastructure finance companies and infrastructure debt fund, the requirement of net owned fund is of 300 crore. In case of investment credit companies, microfinance institution and factor, present limit is of 5 or 7 crore, and by 31st March 2027 they have to enhance the net owned fund to minimum 10 crore rupees. However, for P2P, peer to peer lending, account aggregator, जिन कंपनीज का कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, राइट नाउ रिक्वायरमेंट इज ऑफ 2 करोड़ एंड फ्यूचर के लिए भी वो 2 करोड़ है। For infrastructure finance companies and infrastructure debt company, infrastructure debt fund 300 करोड़ आज भी और फ्यूचर भी। तो इसका जो ग्लाइड पाथ है, जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क में दिया हुआ है, एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर एंड एनबीएफसी जो पब्लिक फंड अवेल नहीं करते,
और जिनका कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है। नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट 2 करोड़, बाय 31 मार्च 2025 2 करोड़, बाय 31 मार्च 2027 2 करोड़। फॉर आईडीएफ एंड आईएफसी, आईएफसी एंड आईडीएफ 300 करोड़, 300 करोड़। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, फैक्टर है, 31 मार्च 2025 जो जा चुका है ऑलरेडी, उस तक 5 करोड़, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स के केस में 7 करोड़, एंड बाय 31 मार्च 2027 investment and credit companies, microfinance institutions and factor, they are required to raise their net own fund to a minimum of 10 crore rupees. So ये लिमिट्स याद रखनी है, इन पर एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन it is required if principal business of the company is financing activity. एनबीएफसी जिन्हें कोई दूसरा रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है, मान लीजिए कोई एनबीएफसी लिस्टेड कंपनी है, सेबी से रेगुलेटेड है, या हाउसिंग कंपनी है और नेशनल हाउसिंग बैंक से रेगुलेटेड है, देन ऐसी कंपनीज के ऊपर दो दो अथॉरिटीज की रेगुलेशन ना चले, तो इसीलिए आरबीआई का रजिस्ट्रेशन एग्जम्प्ट किया गया है। एनबीएफसी which are regulated by other regulator, they are exempted from the requirement of registration with the RBI. Example, companies registered with SEBI or IRDA. ज्यादा डिटेल एग्जांपल्स की यहां पर गिवन है। कंपनीज एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, नंबर 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज regulated by National Housing Bank, merchant banking companies regulated by SEBI, stock exchange regulated by SEBI, companies engaged in stock broking or sub broking regulated by SEBI, venture capital fund companies regulated by SEBI, nidhi companies regulated by Ministry of Corporate Affairs, insurance companies regulated by IRDA. इसके अलावा जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इस चैप्टर के एंड में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज का मीनिंग भी आएगा, जिनका असेट साइज लेस देन 100 करोड़ रुपीस है, या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिनका असेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है लेकिन वो पब्लिक फंड एक्सेस नहीं करते, दे आर आल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। सो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विद असेट साइज लेस देन 100 करोड़ and those with asset size of 100 crore or more but not assessing the public funds, they are also exempted from the registration. Now, types of NBFC based upon the activities: investment and credit companies, infrastructure finance companies, systemically important core investment company, infrastructure debt fund, NBFC microfinance institution, NBFC factors and non-operative financial holding company. इनकी कोई डिटेल स्टडी मटेरियल ने एज सच नहीं दी हुई, रेफरेंस दे दिया कि आप इंटरमीडिएट के अकाउंट्स का मटेरियल पढ़ लो, तो छोड़ दो, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनबीएफसी जिनका असेट साइज 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का है, दे आर नोन एज द सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। तो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी की एनबीएफसी बन जाती है। नाउ इसके बाद है एनबीएफसी की क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इशूड बाय द आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस। 4 कैटेगरीज हैं, एक बेस लेयर, देन मिडल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। बेस लेयर में वो सारी एनबीएफसी आएंगी जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती एंड जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से कम का है। जो कंपनीज पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ असेट साइज, वो मिडल लेयर में चली जाएंगी। ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इररिस्पेक्टिव ऑफ असेट साइज, और जो डिपॉजिट नहीं ले रही, असेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का है, वो भी मिडल लेयर में आ जाएंगी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी असेट साइज 1000 करोड़ और मोर, तो डिपॉजिट वाली
सब मिडल लेयर में, नॉन डिपॉजिट वाली लेस देन 1000 करोड़ एसेट साइज बेस लेयर, अदर्स मिडल लेयर। एक्टिविटी बेसिस पर एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एनबीएफसी जो पब्लिक फंड्स अवेल नहीं करते और जिनका कोई डायरेक्ट कस्टमर इंटरफेस नहीं है, वो सब किस में आएंगी? बेस लेयर में आएंगी। एनबीएफसी जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर की कैपेसिटी में एंगेज्ड है, एनबीएफसी क्लासिफाइड एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, दे विल बी क्लासिफाइड एज द मिडल लेयर। दो मेन लेयर हैं, बेस लेयर, मिडल लेयर। इसके अलावा दो और हैं जो रिस्क बेसिस के ऊपर बनाई गई हैं, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। अपर लेयर में वो एनबीएफसी आएंगी जिन्हें आरबीआई ने आइडेंटिफाइड किया है, जहां पर एनहांस्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इंपोज करने की जरूरत है बेस्ड अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स एंड स्कोरिंग मेथडोलॉजी। जो टॉप 10 एनबीएफसी हैं बेस्ड अपॉन द असेट साइज, वो जनरली अपर लेयर के अंदर आएंगी। टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी इन टर्म्स ऑफ देयर असेट साइज, ये अपर लेयर के अंदर हमेशा फॉल करेंगी, विल ऑलवेज रिसाइड इन द अपर लेयर। अब बच गई बात किसकी? टॉप लेयर की। टॉप लेयर के अंदर कोई भी एनबीएफसी जो अपर लेयर में पड़ी है, वहां से पॉपुलेट होकर के आएगी बेस्ड अपॉन द पोटेंशियल सिस्टेमिक रिस्क। दिस टॉप लेयर जनरली रिमेन एम्प्टी. However, this layer can get populated if RBI is of the opinion that there is a substantial increase in the potential systemic risk from specific NBFC in upper layer. तो इसका मतलब टॉप लेयर में एक NBFC क्लासिफाई होगी या मूव करेगी कहां से? फ्रॉम द अपर लेयर। तो जनरली बेस लेयर एंड मिडल लेयर वहां पर नॉर्मल क्लासिफिकेशन आती है। अपर लेयर में टॉप 10 असेट बेस्ड कंपनीज आएंगी और टॉप लेयर के अंदर जहां पर पोटेंशियल सिस्टेमिक रिस्क इंक्रीज हो रहा है, तो आरबीआई की ओपिनियन में यदि ऐसा है, देन फिर वो अपर से टॉप लेयर में शिफ्ट होगी। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी, एनबीएफसी पीयर टू पीयर अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एनबीएफसी विदाउट पब्लिक फंड एंड कस्टमर इंटरफेस। जो ये कैटेगरी है, इट विल ऑलवेज रिमेन इन बेस लेयर, ये हमेशा बेस लेयर में रहेंगे। एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, मिडल लेयर या फिर अपर लेयर के अंदर आएंगी। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ऑलवेज रिमेन इन मिडल लेयर। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फैक्टर्स, मोर्टगेज गारंटी कंपनी, ये किसी भी लेयर में आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स। गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी, they will fall either in base layer or in middle layer. तो ये हमारा एनबीएफसी की क्लासिफिकेशन का टॉपिक था, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैटेगराइजेशन पर आ सकता है, बेस लेयर पर आ सकता है, मिडल लेयर पर आ सकता है, बट इनमें से एमसीक्यू के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की। जो एनबीएफसी की कैपिटल है उसके को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल। और टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल को बेस्ड अपॉन द रिस्क एडजस्टेड असेट्स रेशो निकाली जाती है। सो what is the percentage of tier 1 and tier 2 capital in the risk adjusted asset?
तो कंबाइंड टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल रेशियो शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द रिस्क एडजस्टेड एसेट। However, ये रेशो only for the tier 1 capital in case of NBFC other than microfinance institution and NBFCs that are engaged in lending of money against the gold jewelry, इन दो को छोड़कर तो tier 1 capital ratio should be minimum of 10%. In case of NBFCs which are engaged in lending of money against the gold jewelry, tier 1 capital should be minimum 12%. किसका? रिस्क एडजस्टेड असेट्स का, रिस्क एडजस्टेड असेट्स का। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है टीयर 1 कैपिटल क्या है एंड टीयर 2 कैपिटल क्या है। टीयर 1 कैपिटल में रिलेटिवली परमानेंट नेचर की कैपिटल आती है और टीयर 2 कैपिटल के अंदर लेस परमानेंट नेचर की कैपिटल आती है। टीयर 1 कैपिटल के दो एलिमेंट हैं, एक ओन फंड एज रिड्यूस्ड बाय सम इन्वेस्टमेंट, तो एडजस्टेड ओन्ड फंड, एंड नंबर 2 परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट टू सर्टेन लिमिट। टीयर 2 कैपिटल के अंदर लेस परमानेंट नेचर की कैपिटल आएगी, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स दैट आर नॉट कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी, कुछ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, कुछ रिजर्व्स आएंगे, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट टीयर 1 में भी आता है, टीयर 2 में भी आता है, एक परसेंटेज टीयर 1 में जाएगी, बची हुई टीयर 2 में जाएगी, लेकिन बेस लेयर के लिए ना टीयर 1 में जाएगी ना टीयर 2 में जाएगी। तो बात करते हैं पहले टीयर 1 कैपिटल की। टीयर 1 कैपिटल फॉर एनबीएफसी एक्सेप्ट एनबीएफसी बेस लेयर इज सम ऑफ ओन्ड फंड with adjustment, perpetual debt instrument up to 15% of tier 1 capital of such company as on March 31 of previous accounting year. NBFC's base layer are not eligible to include perpetual debt instrument in tier 1. Tier 2 capital में preference shares other than those which are compulsorily convertible into equity, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व, ये भी कुछ एक्सटेंट तक, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेट डेट, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, एंड NBFC's base layer are not eligible to include perpetual debt instrument in tier 2 capital. चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं टीयर 1 कैपिटल को। टीयर 1 कैपिटल में दो एलिमेंट हैं, एक ओन्ड फंड एंड नंबर 2 परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ओन्ड फंड में से क्या माइनस किया जाएगा? यदि कंपनी ने किसी दूसरी एनबीएफसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उतने अमाउंट को ओन्ड फंड में से माइनस कर दिया जाएगा, या फिर कंपनी ने अपनी ग्रुप की कंपनीज में या सब्सिडियरीज के अंदर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उन्हें लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, इंक्लूडिंग हायर परचेज एंड लीज फाइनेंस, उनके यहां कुछ डिपॉजिट करवा रखा है, तो ये भी सब माइनस हो जाएगा। कितना? इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द ओन्ड फंड, अप टू 10% ऑफ ओन्ड फंड। यदि investment in shares of other NBFC and shares, debenture, bonds, loan, advance, deposit with subsidiaries and companies in the same group, यदि वो up to 10% of owned fund है, it's okay, कुछ भी माइनस नहीं करना। लेकिन मान लीजिए आपके ओन्ड फंड है 1200 करोड़ रुपए और ये इन्वेस्टमेंट है आपकी 150 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ का 10% बना 120 करोड़, तो 150 करोड़ 120 करोड़ से कितने ज्यादा हैं? 30 करोड़। 30 करोड़ रुपीस माइनस कर दिए जाएंगे, बचेगा 1170 करोड़। नंबर 2, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट भी आपकी टीयर 1 कैपिटल का पार्ट बनेगा, इशूड बाय अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, बट मैक्सिमम कितना? लास्ट अकाउंटिंग ईयर के एंड पर टीयर 1 कैपिटल का 15%। अब मान लीजिए लास्ट ईयर के एंड पर टीयर 1 कैपिटल थी आपकी
4,000 करोड़ रुपया, 4,000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर के एंड पर। तो उसका 15% बना कितना, 600 करोड़। और आपके परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है मान लीजिए 760 करोड़ रुपए के। तो आप इस साल टीयर 1 कैपिटल में मैक्सिमम कितना लेंगे, लास्ट ईयर के एंड पर टीयर 1 कैपिटल का 15%, दैट इज 600 करोड़। तो बाकी का 160 करोड़ वो कहां जाएगा, वो जाएगा टीयर 2 कैपिटल में, टीयर 2 कैपिटल में। एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट बेस लेयर के केस में ना टीयर 1 में आएंगे और ना ही टीयर 2 कैपिटल का पार्ट बनेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। टीयर 2 कैपिटल में प्रेफरेंस कैपिटल आ जाएगी जो कंपल्सरली कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी नहीं होगी, मींस जिसको रिडीम करना होगा बाय पेमेंट इन कैश। रिवैल्यूएशन रिजर्व 55% के डिस्काउंट पर, मान लीजिए रिवैल्यूएशन रिजर्व है 1000 करोड़ का, तो इसका 55% डिस्काउंट हो गया 550 करोड़ रुपए। तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व टीयर 2 कैपिटल के लिए कितना कंसीडर होगा, 450 करोड़, 45%। जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व टू द एक्सटेंट जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे एक्चुअल डिमिन्यूशन इन वैल्यू और आइडेंटिफाई पोटेंशियल लॉस इन एनी स्पेसिफिक असेट एंड दे आर अवेलेबल टू मीट अनएक्सपेक्टेड लॉस, बट मैक्सिमम अगेन कितना, 1.25% ऑफ द रिस्क एडजस्टेड असेट्स। सो जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए। कैटेगरी 1, क्या जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल डिमिन्यूशन इन द वैल्यू और एनी आइडेंटिफाइएबल पोटेंशियल लॉस इन एनी स्पेसिफिक असेट? यदि हां तो आपके टीयर 2 कैपिटल से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व विल बी यूज्ड फॉर एडजस्टिंग द डिमिन्यूशन इन वैल्यू, तो आपके पास वो बचेगा ही नहीं। लेकिन यदि आपने रिजर्व बना रखा है, प्रोविजन बना रखा है, लेकिन वैल्यू में कोई फॉल नहीं आया, कोई पोटेंशियल लॉस आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा अभी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप टीयर 2 कैपिटल में ले लीजिए उसको। कितना? रिस्क वेटेड असेट्स का 1.25%। मान लीजिए आपके रिस्क वेटेड असेट्स हैं 10,000 करोड़, तो इसका 1.25% कितना बनेगा, 100.25 करोड़। आपका जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व थे मान लीजिए 200 करोड़ के, तो आप कितना कंसीडर करेंगे, ओनली 100.25%। रिस्क एडजस्टेड एसेट का 1.25%। बट मान लीजिए ये 100 करोड़ ना हो करके कितना है, 40 करोड़। तो ये मैक्सिमम लिमिट है रिस्क वेटेड एसेट्स का 1.25%, तो पूरा का पूरा कंसीडर हो जाएगा। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेट डेट, perpetual debt instrument issued by a non deposit taking NBFC in excess of what qualify for tier 1 capital। और ध्यान रखिएगा टीयर 2 कैपिटल का टोटल टीयर 1 से ज्यादा जा रहा है तो आप कंसीडर नहीं करेंगे। मैक्सिमम टीयर 1 कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टीयर 2 कितना हो सकता है, टीयर 1 के जितना। सो दो कैपिटल, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में क्या लोगे, ओन्ड फंड। नंबर 2 परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। अब क्या क्या एडजस्टमेंट है, ओन्ड फंड में से आप माइनस करेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स, एडवांसेस, हायर परचेज एंड लीज फाइनेंस, डिपॉजिट्स मेड इन सब्सिडियरीज एंड कंपनीज इन सेम ग्रुप in excess of 10% of owned funds। जो इन्वेस्टमेंट है इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन्ड फंड उन्हें माइनस किया जाएगा। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट कितने, अप टू 15% ऑफ टीयर 1 कैपिटल एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। टीयर 2 कैपिटल में क्या लोगे, प्रेफरेंस शेयर्स दैट आर नॉट कंपल्सरली कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी। नंबर 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व
at a discounted rate of 55%. General provisions and loss reserve मैक्सिमम कितना 1.25% ऑफ रिस्क एडजस्टेड असेट। लेकिन यदि जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ असेट्स और आइडेंटिफाइएबल पोटेंशियल लॉस ऑफ एनी स्पेसिफिक असेट, देन दे विल नॉट बी कंसीडर्ड। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेटेड डेट एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट in excess of 15% of tier 1 capital as at the end of the previous year। और ध्यान रखिएगा tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital and perpetual debt instruments base layer के अंदर as such consider नहीं होंगे। ये थे हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। इनकम रिकॉग्निशन इन केस ऑफ NPAs, income including interest, discount, hire charge, lease rental in case of NPA to be recognized only when actually realized। और यदि किसी भी इनकम को रिकॉग्नाइज कर दिया गया था बिफोर दैट असेट बिकम्स NPA और रियलाइज्ड नहीं हुआ, इट नीड्स टू बी रिवर्स्ड। सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट, asset classification, standard, substandard, doubtful and loss। स्टैंडर्ड असेट्स कौन से हैं? वो असेट जहां पर कोई डिफॉल्ट नहीं है इन रीपेमेंट ऑफ एनी प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज परसीव्ड। कोई डिफॉल्ट परसीव नहीं हो रहा और सिर्फ नॉर्मल रिस्क है, दे डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क। सब स्टैंडर्ड असेट, जो असेट एक बार एनपीए क्लासिफाई हुआ अप टू अ पीरियड ऑफ 18 मंथ इन केस ऑफ बेस लेयर एंड अप टू अ पीरियड ऑफ 12 मंथ इन केस ऑफ अदर एनबीएफसी, वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहेगा। देन जो असेट एनपीए क्लासिफाई हो गया और 18 महीने सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में पड़ा है बेस लेयर में और मिडल लेयर में 12 महीने हो गए, तो 18 महीने 12 महीने के पीरियड के बाद दे विल बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल। असेट विच रिमेन्स सबस्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 18 मंथ इन केस ऑफ बेस लेयर एंड 12 मंथ इन केस ऑफ मिडल लेयर एंड अबव, ये क्या बनेंगे? डाउटफुल। लॉस, any asset identified as the loss asset by the NBFC or its internal or external auditor or by RBI to the extent it is not written off। So, यदि हम इसको एक डायग्राम पर स्केल करें तो यदि एक असेट स्टैंडर्ड चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन यदि किसी असेट पे ओवर ड्यू हो गया फॉर अ पीरियड, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो वो क्या बन गया? एनपीए क्लासिफाई हो गया। एनपीए बनने के बाद वो सबसे पहले किस कैटेगरी में रहेगा? सब स्टैंडर्ड में, उसके बाद डाउटफुल में और उसके बाद कहां जाएगा? लॉस में। सब स्टैंडर्ड कब बनेगा? जब पहली बार एनपीए क्लासिफाई होगा। पहली बार एनपीए क्लासिफाई कब होगा? जब ओवर ड्यू पीरियड मोर देन 180 डेज होगा बेस लेयर में, मिडल लेयर एंड अबव में 90 डेज। बट जो 180 डेज का पीरियड बेस लेयर का है उसके लिए भी एक ग्लाइड पाथ दिया हुआ है। इसको बाय 31 मार्च 2024 पर 150 पर लाना है, 31 मार्च 2025 पर 120 पर लाना है और 31 मार्च 2026 तक 90 पर लेकर आना है। तो 31 मार्च तो ऑलरेडी जा चुकी है, तो आज की डेट में एक तरीके से देखा जाए तो ओवर ड्यू पीरियड वेदर इट इज बेस लेयर और मिडल लेयर एंड अबव एक ही है, 90 दिन। तो जहां पर किसी भी एडवांस में ओवर ड्यू आ जाएगा 90 डेज का, देन वो सब स्टैंडर्ड में क्लासिफाई हो गया। कितने पीरियड तक रहेगा सब स्टैंडर्ड में? 18 मंथ बेस लेयर एंड 12 महीने मिडल लेयर एंड अबव।
उसके बाद वो डाउटफुल में चला जाएगा, 18 और 12 महीने के बाद डाउटफुल में पड़ा रहेगा जब तक उसे लॉस असेट में क्लासिफाई नहीं किया जाता या अपग्रेड नहीं हो जाता वो वापस स्टैंडर्ड में। नाउ इसके बाद प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड असेट बेस लेयर में 0.25%, मिडिल लेयर में 0.4%, सब स्टैंडर्ड असेट्स पर प्रोविजन 10%, डाउटफुल पर अनसिक्योर्ड पोर्शन पर 100% एंड सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर अप टू 1 ईयर 20, 1 to 3 ईयर 30 एंड मोर देन 3 ईयर 50। लॉस असेट 100% प्रोविजन बनाना जरूरी है। एंटायर असेट नीड्स टू बी रिटन ऑफ। सो ये था हमारा सेकंड टॉपिक एज टू द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट प्रोसीजर, ये अब आपका प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक शुरू हो जाता है। जो हमारा ये सेकंड टॉपिक था प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। बट अब जो आगे का पार्ट आ गया हमारा ऑडिट प्रोसीजर, ये प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट, ascertain the business of company. To ascertain the business of the company, auditor is required to study memorandum and article of association, business policies of the company, and minutes of the board or committee meetings. Auditor need to evaluate the internal control system to check whether it exists, whether it is adequate, whether it is effective. Auditor need to review the effectiveness of the system of the recovery and the periodical review of the advances. Reason being, most of the NBFCs are engaged in lending activities. Registration with RBI. Obtain a copy of certificate of registration granted by the RBI. If registration not yet been granted, obtain the copy of application form filed with the RBI. Next one, compliance of पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस। इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 to 5 मार्क्स का। नंबर 1, क्रेडिट रेटिंग। ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग एंड चेक whether the deposits that are being accepted by the NBFC are within the limit as per the credit rating. In case there arise any change of credit rating, based upon that whether the NBFC made necessary increase or reduction in public deposit as per the revised rating and inform the same to RBI in writing. In case credit rating downgrade हो जाती है below the minimum specified investment grade, NBFC को जितना भी excess deposit है उसे regularize कराना पड़ेगा। कैसे? Number 1, stop accepting fresh public deposit and renew the existing deposit. All existing deposit they shall run off till maturity. Within 15 working days, report to regional office of RBI. So जो पॉइंट नंबर 1 है ये अपने आप में इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, टेस्ट चेक द इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज कैलकुलेशंस टू एंश्योर दैट interest and brokerage is not being paid in excess. Deposits are accepted or renewed only after a written application. Check the deposit register and on a sample basis check the particulars entered in the deposit register. Check क्या company is regularly paying its deposit on the due dates, whether investments in liquid assets are in safe custody with the designated bank, whether the NBFC filed its annual return in specified time, and if NBFC is not accepting the public deposit, check whether a board resolution has been passed by the NBFC or not. So, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है 4 या 5 मार्क्स का, एक पॉइंट आपका क्रेडिट रेटिंग का तो होना ही होना चाहिए और इसके अलावा 4 या 5 पॉइंट, इनमें से 3 या 4 पॉइंट। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 पॉइंट क्रेडिट रेटिंग का, 4 इनमें से कोई भी एनी 4। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि एग्जाम टाइम तक कुछ नहीं भूलोगे, ओके, लर्न एनी 4 आउट ऑफ दिस।
अदरवाइज सारे याद कर लो, 4-5 भूल जाओगे, 4-5 लिखा ना। ठीक है। नेक्स्ट, again a very important topic, that is compliance of prudential norms by the NBFC. Check whether the NBFC complied with the prudential norms relating to income recognition, income from investment, asset classification, provisioning for bad and doubtful debt, capital adequacy norms, prohibition of granting the loan against own share, prohibition on loan and investment for failure to repay the public deposits. So different kind of prudential norms are being specified by the RBI that need to be complied with by the NBFC. So as an auditor, we need to check whether these prudential norms are being complied with or not. Number 2, ensure that the board of the directors of the NBFC frame a policy for granting any demand or call loan. Demand loan is the loan that are made against the deposit. If the NBFC has already accepted the deposits, against that deposit, demand loans may be made. So as an auditor, we need to check whether the board has framed a policy for the demand or call loans and that policy has been actually been implemented. Verify the classification of advances as standard, substandard, doubtful, loss, and whether the proper provision has been made in accordance with the master directions issued by the RBI. Ensure unrealized income from the NPA should not be taken to the P&L account. Income from NPA should be accounted only on a realization basis. Check all NPAs of previous year to verify whether they continue to be shown as such in the current year, and if not treated as NPA in the current year, examine क्या अकाउंट रेगुलर हुआ है और इसे एज ए परफॉर्मिंग असेट ट्रीट किया जा सकता है. So this is about the compliance of prudential norms and all about the audit procedure. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड गिवन इन मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉड इन NBFC रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016. How the various fraud in an NBFC are to be classified. The fraud in NBFC is to be classified as misappropriation and criminal breach of trust, fraudulent encashment through the forged instrument, manipulation of books of account, or through the fictitious account and conversion of property, unauthorized credit facilities that are extended for reward or illegal gratification, negligence and cash shortage, cheating and forgery, irregularities in foreign exchange transaction, other types of fraud that are not falling under any of the previous head. So, first one, misappropriation and criminal breach of trust. Second one, fraud encashment through the forged instrument, manipulation of books of account, or through the fictitious account and conversion of property. Unauthorized credit facilities extended for reward or illegal gratification. Negligence and cash shortage. Cheating and forgery. Irregularities in foreign exchange transaction. Other types of fraud not coming under any of the specific है. जो इसका ये नोट है ये particularly काफी इंपॉर्टेंट है. क्या जो दो तरह की ट्रांसेक्शन है, कौन कौन सी, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज एंड इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसेक्शन, इन्हें फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा if intention to fraud is suspected or proved, and following cases जहां पर इंटेंशन सस्पेक्टेड नहीं है, प्रूव नहीं हो रही, उन्हें भी फ्रॉड मान लिया जाएगा यदि शॉर्टेज का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है. However, if the shortage amount is more than 5,000 and that shortage is being detected by the management auditor or inspecting officer and not reported on occurrence by the person who is handling the cash. So that means यदि हम negligence and shortages की बात करें
₹5,000 इन्हें फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा इफ इंटेंशन टू कमिट द फ्रॉड इज सस्पेक्टेड और प्रूव्ड। इंटेंशन इज सस्पेक्टेड और प्रूव्ड। एंड 5,000 रुपए से ऊपर का फ्रॉड, इफ इंटेंशन इज नॉट प्रूव्ड then also it will be a fraud। कब? यदि fraud is been detected by management, auditor or inspecting official and not reported on occurrence by the person handling the cash। और 10,000 रुपए से ऊपर का फ्रॉड इंटेंशन थी नहीं थी, सस्पेक्टेड है नहीं है, प्रूव्ड है नहीं है, किसने फ्रॉड आइडेंटिफाई किया, डिटेक्ट किया, डज नॉट मैटर, ये हमेशा एज ए फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा। सो ये था हमारा टॉपिक एज टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑडिट चेकलिस्ट। दो ऑडिट चेकलिस्ट हम कवर अप करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज की और दूसरा P2P, पीयर टू पीयर लेंडिंग फ्रेमवर्क। जो कंपनी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं उनके केस में ऑडिट चेकलिस्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज की। पॉइंट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, फिजिकली वेरीफाई द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द एनबीएफसी। लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, रीडिंग करके बेशक छोड़ देना। Verified that dividend income has been duly received and accounted for. Dividend on the share and units of mutual fund to be recognized on cash basis. Income from bonds or debentures to be accounted on accrual basis only if the interest rate is predetermined and interest is serviced regularly and not in arrear. Verify the board minutes for purchase and sale of investment. Ascertain from the board resolution or obtain the management certificate whether the investments are classified as current investment or they are held for long-term purposes. Check the valuation of the investment, whether the valuation is as per the directions and adequate provision for decline in market value has been made. Check whether accounting standard 13 accounting for investment has been complied with. In respect of the shares or the securities that are held through the depository, obtain a confirmation from the depository. तो ये तो पॉइंट हो गए आईसीसी के केस में इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। अब ये आईसीसी कंपनीज क्रेडिट फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराती हैं, लोन भी देती हैं। तो इन रिलेशन टू क्रेडिट्स मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, ऑडिटर नीड टू चेक whether the loans and advances are being properly sanctioned. In a relation to loans and advances made, whether the security is obtained, an agreement entered into with the concerned parties. Ascertain nature and value of the security and net worth of the borrower or the guarantor. Verify loan has not advanced against the security of own shares of the NBFC. Whether the NBFC has not lent or invested in excess of limit as prescribed by RBI. Whether the system for appraisal and follow-up of the loan exists. Analyze the trend of recovery performance to ascertain कि ये जो NBFC के अंदर NPS के लेवल है वो unduly हाई नहीं होने चाहिए। Check classification of advances into standard, substandard, doubtful and loss assets. Now, इसके बाद ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन के बाद इसको आपको लर्न भी करना है। पीयर टू पीयर ऑडिट चेकलिस्ट इन केस ऑफ एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग। Obtain the understanding of the business conducted by the NBFC. Company should undertake only the permissible activities like providing online marketplace to the participant for lending and borrowing. Company should not be engaged in lending fund of its own. ये कंपनी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है
किसको? बोरोवर्स को, कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आए और इस प्लेटफॉर्म पर जो जो कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट लोन्स के लिस्ट कर रखे हैं, वो जो उनकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है उसके बेसिस पर वो कंसर्न लेंडर से अरेंजमेंट कर ले। So peer-to-peer lending, it just provide a platform to the lender and the borrower where they can meet and based upon their requirement agreements are entered into. बीच में ये NBFC अपने commissions लेती है. Verify the certificate of registration obtained from RBI. Adherence to lending and borrowing guidelines prescribed by the RBI. Compliance with the reporting requirements of RBI. Verify board approved policy setting out the eligibility criteria for participant who can list their product on the lending platforms. Board approved policy for pricing of services. Board approved policy for grievance redressal and complaints. Appropriateness of the arrangement entered into with the participant. तो जो P2P एंटिटीज है यहां पर एक तो पार्टिसिपेंट्स है, जैसे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, अदर एनबीएफसीज हो गई एटसेट्रा, और पब्लिक। तो ये कंपनी खुद कोई लोन नहीं दे रही, रादर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहां पर डिफरेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी के लोन्स अवेलेबल हैं। जैसे ठीक बहुत सारे वेबसाइट्स, एप्लीकेशन इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। पीबी फिनटेक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिस। तो बहुत सारी एनबीएफसी हैं जो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करती हैं। तो उसके केस में ये चेकलिस्ट है जो आपको लर्न करनी है। 4 to 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकता है, राइट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज एनबीएफसी ऑडिटर्स रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016। तो एनबीएफसी के अंदर आरबीआई ने डायरेक्शंस प्रोवाइड की है कि ऑडिटर आपको अपनी रिपोर्ट में कुछ एडिशनल मैटर्स पर रिपोर्टिंग करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल एनबीएफसी की, फिर हम बात करेंगे इन केस ऑफ एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है उनके एडिशनल पॉइंट, जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती उनके एडिशनल पॉइंट, रीजंस एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट। पूरा टॉपिक एज सच थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। All NBFC auditor is required to report whether company has obtained certificate of registration from the RBI. In case company is already holding the certificate of registration, whether company is entitled to continue to hold the certificate of registration in terms of its principal business criteria as at March 31 of applicable year। और वो क्राइटेरिया क्या है? 50-50 क्राइटेरिया। एंड वेदर द एनबीएफसी इज मीटिंग द रिक्वायर्ड नेट ओन्ड फंड रिक्वायर्ड। तो एनबीएफसी के केस में चाहे वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, 3 मैटर्स पर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। नंबर 1, क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लिया? नंबर 2, यदि कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करती है, whether it is entitled to continue to hold the certificate of registration in terms of its principal business criteria as at March 31 of the applicable year, whether the NBFC is meeting the required net own fund requirement. NBFC shall submit a certificate from the statutory auditor that it is engaged in the business of non-banking financial institution, requiring it to hold the certificate of registration and is eligible to hold it.
तो ये सर्टिफिकेट किससे लेना है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, और सबमिट करना है विद इन 5 वर्किंग डेज from the date of signing of auditor report. In any case, it should not be later than the 30th December of the year. So, NBFC is required to submit a certificate that is obtained from the statutory auditor. और certificate किस चीज के ऊपर? That company is engaged in the business of non-banking financial institution requiring it to hold the certificate of registration and is eligible to hold it. कितने पीरियड में? Within 5 working days from the date of signing of the auditor report and सबमिट करना है, बट इन एनी केस इट शुड नॉट बी लेटर देन 30th दिसंबर ऑफ द ईयर। नाउ इसके बाद जो कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही हैं, एडिशनल पॉइंट्स रिपोर्ट करने हैं। ये 3 तो आएंगे ही आएंगे ऊपर वाले, उसके एडिशन में क्या डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड विद इन एडमिसिबल लिमिट? जो डिपॉजिट्स इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स हैं, वेदर दे आर रेगुलराइज्ड, whether the deposits are accepted without minimum investment grade credit rating, whether capital adequacy ratio has been correctly determined, whether company has violated any restriction on acceptance of public deposit, whether company has defaulted in payment to its depositor any interest or principal amount of deposit after such interest or deposits falls due, whether company complies with prudential norms, whether companies complies with the liquid asset requirement and details of designated bank where the approved securities are held is communicated to concerned office of RBI, whether companies has furnished the return of deposits in prescribed form, whether companies has furnished the quarterly return on prudential norms। जनरल पॉइंट्स हैं। तो यदि इस पर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू के तो कोई चांस है नहीं, इस पर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जिन कंपनीज ने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं उनके केस में एडिशनल रिपोर्टिंग क्या होगी। तो क्या डिपॉजिट्स एडमिसिबल लिमिट्स में एक्सेप्ट करें? यदि डिपॉजिट्स परमिसिबल लिमिट से एक्सेस में एक्सेप्ट कर रखे थे तो क्या उन्हें रेगुलराइज्ड किया? Whether capital adequacy ratio has been correctly determined, whether company has complied with the prudential norms, और क्योंकि डिपॉजिट का मामला है, whether company has committed any default in payment to its depositor any interest or principal on the deposit after such interest or principal becomes due। ये 5 पॉइंट याद कर लो। whether the deposits are within admissible limit, excess of permissible quantum is regularized, capital adequacy ratio has been correctly determined, company complies with prudential norms, company has defaulted in payment to its depositors। इसके अलावा बाकी रीडिंग देकर छोड़ सकते हो। In case NBFC is not accepting the deposits from the public, then नंबर 1, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स? BOD passed a resolution for non acceptance of public deposit। कोई पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया? Whether company has accepted any public deposits during the relevant period, whether company has complied with prudential norms, whether capital adequacy ratio as disclosed in the return submitted to RBI in form NBS 7 is correctly arrived at and in compliance with the minimum capital risk adjusted ratio as prescribed, जो अभी हमने पढ़ी भी थी, 15%, 10%, 12%। whether company has furnished the annual statement of capital fund, risk assets exposure and risk asset ratio within the stipulated period, and whether the company has been correctly classified as NBFC microfinance institution if applicable। So
5 पॉइंट है, पांचों याद रखने हैं। क्वेश्चन यदि आ गया तो ये पांचों ही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आपको। क्या बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट? Whether company has accepted any public deposits during the relevant period or year, whether company complies with the prudential norms, whether capital adequacy ratio as disclosed in the return submitted to RBI has been correctly arrived at and is in compliance with the minimum CRAR prescribed, whether companies has furnished the annual statement of capital fund risk asset exposure risk asset ratio within the stipulated period, whether the NBFC has been correctly classified as the NBFC microfinance institution. Now इसके बाद ये पॉइंट सिर्फ रीडिंग का है। Where any of the item referred to in para 3, ये para 3A था, ये 3B है, ये para 3C है। तो यदि पैरा 3 के अंदर किसी भी मैटर पर ऑडिटर ने अपने रिमार्क्स अनफेवरेबल या क्वालिफाइड दिए, ऑडिटर शैल स्टेट द रीजंस फॉर सच स्टेटमेंट। ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट द रीजंस फॉर सच स्टेटमेंट एंड वेयर ऑडिटर इज अनेबल to express any opinion on any of the item referred to in para 3, report shall indicate such fact together with the reasons therefore. तो नेगेटिव रिमार्क का रीजन और यदि किसी चीज के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे, इंफॉर्मेशन नहीं मिली, स्टेट द फैक्ट अलोंग विद द रीजन। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट, पैरा नंबर 5। जो पैरा है ये किसके हैं? एनबीएफसी ऑडिटर रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016 के। Where the statement regarding any of the matter referred in the para number 3 is unfavorable or qualified, or in the opinion of the auditor company has not complied with provisions of chapter 3B of the RBI Act 1934 that deals with the NBFC, NBFC acceptance of public deposits reserve bank directions 2016, master direction reserve bank of India NBFC scale based regulation directions 2023। तो यदि पैरा 3 के कोई भी रिमार्क्स अनफेवरेबल हैं या क्वालिफाइड हैं, या कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 3B ऑफ द आरबीआई एक्ट, कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन, कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द डायरेक्शंस मास्टर डायरेक्शंस इन रिलेशन टू स्केल बेस्ड रेगुलेशन, देन it shall be the obligation of the auditor to make a report that contains detailed of such qualified statement over the matter referred in para 3 or about non-compliance to whom? To the regional office of the Department of Non-Banking Supervision of RBI जिसकी jurisdiction में ये कंपनी located है। Duty to submit the exception report shall be to report contraventions of RBI Act, directions, guidelines, instruction. Such report shall not contain any statement with reference to the compliance of any of the provisions. तो रिपोर्ट में ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कंप्लाई किया, ये करा, ये करा, ये करा। ये बताओ क्या कंप्लाई नहीं किया, क्या कॉन्ट्रावेंशंस है। सो इट इज ए एक्सेप्शन रिपोर्ट। जो गलतियां हैं सिर्फ उन्हीं गलतियों को आपको इस रिपोर्ट के अंदर प्रिस्क्राइब करना है, बताना है। सो थ्योरेटिकल टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्लायंस विद कारो 2020, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर पैरा 3 क्लॉज 3। यदि कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट की है, गारंटी प्रोवाइड की और सिक्योरिटी दी है, या कोई लोन एंड एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांट किया है टू एनी कंपनी, फर्म, एलएलपी और अदर पार्टी, एनबीएफसी तो यही काम करती है। तो क्या क्या रिपोर्ट करना है? जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं, जो गारंटीज प्रोवाइड की गई हैं, जो सिक्योरिटी दी गई है, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ग्रांट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी एंड लोन की शर्तें, दे आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, whether
schedule of repayment of principal and payment of the interest is stipulated and repayments or receipts are regular. In case of any overdue amount, auditor is required to state the total amount overdue for more than 90 days and whether reasonable steps have been taken for the recovery of principal and the interest. Whether the company has granted any loan or advance that is repayable on demand or without specifying the period of repayment. If so, specify aggregate amount, percentage thereof to total loan granted, aggregate amount of loan granted to promoter and the related parties. तो पैरा 3 क्लॉज 3 में वैसे तो इन टोटल पॉइंट्स 6 है, बट यहां पर आपको 4 पॉइंट कवर करने हैं। पहला पॉइंट, जो इन्वेस्टमेंट है, गारंटी है, सिक्योरिटी है, लोन की टर्म्स एंड कंडीशन है, दे आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द कंपनी। एक पॉइंट। नंबर 2, in relation to loan and advances, whether the schedule for the repayment of principal and the payment of interest has been stipulated and whether the repayments or receipts are regular or not. Number 3, overdue amount के केस में auditor is required to state the amount overdue for a period more than 90 days and whether the reasonable steps for the recovery of such advances has been taken. Fourth, where the company has granted any loan and advances either repayable on demand or without specifying any period of repayment, then auditor is required to specify the aggregate amount of such loan that are repayable on demand और जिनका का repayment बताया ही नहीं गया, उन लोन की परसेंटेज कितनी है टोटल लोन में, और aggregate amount of such loan granted to the promoter and the related parties. इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन केस ऑफ द एनबीएफसी अंडर पैरा 3 क्लॉज 14 whether company is required para 3 clause 16 not 14 para 3 clause 16 whether company is required to be registered under section 45 IA of the RBI Act and if so whether the registration has been obtained, whether the company has been conducting non-banking financial or housing finance activities without holding a valid certificate of registration from the RBI. यदि कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, whether it continue to fulfill the criteria of core investment company and in case this core investment company is exempted or unregistered, whether it continue to fulfill the criteria for such exemption or being unregistered company. कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्राइटेरिया क्या है, मैं पहले आपको ये करा देता हूं। वैसे ये स्टडी मटेरियल में आज तक शायद से नहीं दिया हुआ, बट इसके ऊपर पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है? एनबीएफसी जो बिजनेस करती है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड द सिक्योरिटीज एंड satisfies the following condition as on the date of last audited balance sheet. Hold more than equal to or more than 90% of its net assets in the form of investment. किसमें? इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड्स, डिबेंचर, डेट और लोन इन ग्रुप कंपनी। अपने ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, नेट एसेट का 90% या उससे ज्यादा। इक्विटी शेयर्स इन द ग्रुप कंपनीज and units of infrastructure investment trust only as the sponsor. ये investment should not be less than 60% of its net assets. ये कोई ट्रेडिंग नहीं करती इन द इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, डिबेंचर्स, डेट और लोन इन ग्रुप कंपनी एक्सेप्ट थ्रू द ब्लॉक सेल फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट. इट डज नॉट कैरी आउट एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी. तो यदि एक कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वेदर इट कंटिन्यू टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब ये कंपनी इट इज एंगेज्ड इन द एक्टिविटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड 90% or more of its net assets are in the form of investment in the equity shares, preference shares, debentures, bonds, debts, loans in group companies.
Investments in the equity shares in the group companies and the units of infrastructure investment trust as sponsor constitute not less than 60% of its net asset. ये ट्रेडिंग नहीं करती, एक्सेप्ट ब्लॉक सेल for the purpose of dilution or disinvestment, and it does not carry out any other financial activity. तो यदि कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो क्या ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल करती है? एंड यदि ये इसको रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन मिली हुई है, वेदर इट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सच एग्जम्पशन और बीइंग अनरजिस्टर्ड. एंड लास्ट, यदि ग्रुप में एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, देन इंडिकेट द नंबर ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप. तो ये इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. इसका ऑडिट प्रोसीजर जो पॉइंट ए है, क्या कंपनी ने whether the company is required to be registered under section 45 IA of the RBI Act and if so whether registration has been obtained or not. इसके लिए 50-50 क्राइटेरिया वाला प्रोसीजर चलेगा. इंपॉर्टेंट है. Examine the transactions to determine whether company is engaged in financial activity. Examine the financial statement to check whether the financial asset constitute more than 50% of the total asset and income from financial asset constitute more than 50% of the gross income. A certain net owned fund exceeds such amount so as to require the registration with RBI. Ascertain whether company has obtained the registration. If not, reasons should be sought from the management and documented. Auditor report shall incorporate the following: whether registration is required under section 45 IA based upon the 50-50 criteria. If so, whether it has obtained registration. If registration not obtained, ask reasons for it. इसके reasons ले लीजिए. तो ये था हमारा टॉपिक एज टू द कंप्लायंस विद कारो 2020. नाउ नेक्स्ट, इंड एएस एंड शेड्यूल 3. इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी मुझे लगता है इसको आप स्किप कर सकते हैं. 6-7 साल पहले की ये एप्लीकेबिलिटी है. 1 अप्रैल 2018 से किस कंपनीज पर एप्लीकेबल था, 1 अप्रैल 19 से किन कंपनीज पर एप्लीकेबल है, स्किप इट. शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 की 3 डिविजन्स हैं, आपको पता है. डिवीजन 1 प्रिस्क्राइब्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द कंपनीज एएस रूल्स 2006. Division 2 and 3 as per companies Ind AS rules 2015. Division 3 is for the NBFC and Division 2 is for other than NBFC. Now, what is the difference between Division 2 and Division 3? A very important topic. Very important. Presentation requirements under Division 3 for the NBFCs. They are similar to Division 2. To a larger extent, except the following. नंबर, अच्छा अब इसमें कोई चालाकी नहीं करना. चालाकी इन द सेंस कि सर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 याद कर लेंगे ना, सारे याद करने हैं. इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बना सकता है. NBFCs are allowed to present the items of the balance sheet in the order of liquidity. However, non-NBFCs are not required to follow the order in liquidity. NBFCs are required to classify the items of balance sheet into financial and non-financial. Other companies are required to classify the items into current and non-current. NBFCs are required to separately disclose other income and expenditure which exceeds 1% of total income. Other than NBFCs, disclosure for income and expenditure required if it exceeds 1% of revenue from operation or rupees 10 lakh, whichever is higher. So, ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है. इसी पर ही पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है. NBFCs के केस में क्राइटेरिया है 1% ऑफ टोटल इनकम का एक्सेस होना, बट अदर देन एनबीएफसीज के केस में 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रुपीज 10 लाख विच एवर इज हायर को एक्सीड करना. NBFCs are required to separately disclose under the receivable any debt due from any LLP in which the director of the company is a partner or member.
NBFCs are required to disclose the item comprising the revenue from the operation and other comprehensive income on the face of statement of profit and loss instead of showing only as part of notes. आपको P&L की स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर ही इसको दिखाना पड़ेगा, इंस्टेड शोइंग इट एज द पार्ट ऑफ notes. Separate disclosure of trade receivable which have significant increase in credit risk and credit impairment to be given. Conditions or restrictions for distribution attached to statutory reserves have to be separately disclosed in the notes as stipulated by the relevant statute. तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं. नंबर 1, जो बैलेंस शीट आइटम्स की प्रेजेंटेशन है वो लिक्विडिटी के ऑर्डर में चल सकती है, एनबीएफसीज को इसकी इजाजत है, बट दिस परमिशन इज नॉट अलाउड टू अदर्स. नंबर 2, बैलेंस शीट में आइटम्स क्लासिफाइड होंगी एज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल अदर देन एनबीएफसीज के केस में करंट एंड नॉन करंट. अदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया है 1% ऑफ टोटल इनकम को एक्सीड करती है तो सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए. अदर देन एनबीएफसी में 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ₹10 लाख विच एवर इज हायर को एक्सीड करे तो. रिसीवेबल्स के अंदर सेपरेट डिस्क्लोजर आएगा debt due from any LLP in which director of the company is a partner or member. Revenue from operation and other comprehensive income SPL के अंदर रिप्रेजेंट होंगी instead of being showing as a part of notes. Trade receivable जिनका significant increase है in credit risk and there is a case of credit impairment, it requires separate disclosure. Any conditions or restriction for distribution attached to statutory reserve requires separate disclosure in the notes. So this is all about the chapter number 14B, audit of NBFC. तो हमने सारे टॉपिक्स को रिवाइज किया है along with all the अपडेट जो ICAI ने अपने लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के अंदर कर रखे थे. ठीक है, तो इसके साथ इस सेशन को यहीं पर ओवर करूंगा और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है जिन टॉपिक्स को मैंने लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताया है, आप थोड़ा सा समय लगाकर उन पॉइंट्स को लर्न करिए और हो सके यदि टाइम है तो उनमें से कुछ टॉपिक्स की रिटन प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.